हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आगे जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो हम लोग समझते हैं मोमेंटम होता क्या है ना। अगर हम कहते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मैंने एक कार ले लिया है ना, या आप हो गए, कोई भी हो गया, एक हमने कार ले लिया है ना, दिस इज द कार। और इस कार का मास क्या है आपका, इसका मास है m। और एक कार आपका v वेलोसिटी से, या कुछ इसका मास है m, इसका कुछ मास है, और ये कुछ वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। कुछ वेलोसिटी है जिसकी वजह से आपका ये मोशन में है। तो ये कार है जिसका मास है और इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। मोमेंटम को जब डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंटम इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी नहीं है, केवल मास है, तो बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं होगा। मास के साथ वेलोसिटी भी होनी चाहिए, तब ऑब्जेक्ट में कोई मोमेंटम आता है। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा व्हाट इज द मोमेंटम, तो आपको बताना है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो है वो आपका p है। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या आएगा, डिफिनीशन ये आएगा कि मोमेंटम इक्वल टू आएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब अगर इसका मास 10 है, वेलोसिटी 2 है, तो 10 इंटू 2 20 क्या हो जाएगा, आपका मोमेंटम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो व्हाट इज द मोमेंटम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा कुछ मास है, और अगर जब तक मैं मोशन में नहीं हूँ तो मेरा मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और जैसे मैं मूव करना स्टार्ट कर दूंगा, है ना, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देयर मोमेंटम इज 0 बिकॉज वेलोसिटी इज 0। इफ ऑब्जेक्ट आर मूविंग आफ्टर सम टाइम, देन वेलोसिटी आएगा उसके अंदर। तो उसका जो मास होगा, क्योंकि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं। चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन है, आपकी वेलोसिटी है। तो अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। रेस्ट कंडीशन में, मैं रेस्ट में हूँ, मेरी वेलोसिटी 0 है। लेकिन जैसे मैं मूव करना स्टार्ट करूँगा तो ये मास और जो वेलोसिटी मैंने गेन की है, जिसकी वजह से मैं आगे चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों आता है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो अच्छी तरह से समझना चाहिए। कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट आपका मोशन क्रिएट ही नहीं कर सकता है। तो मोशन में आने के लिए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है। कॉज ऑफ फोर्स इज, या रिजल्ट ऑफ फोर्स इज मोशन ही होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम है क्या, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए इसमें वेलोसिटी आ रहा है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी आपका एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ना कि स्केलर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और डिफिनीशन में देखेंगे मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी आ रहा है, ना कि मास इंटू स्पीड आ रहा है। तो अगर मास इंटू वेलोसिटी आ रहा है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा जो मोमेंटम निकल के आएगा बेटा, मोमेंटम भी क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, व्हाट इज द मोमेंटम, आपका वेरी सिंपल डिफिनीशन होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और थोड़ा बड़ा करना चाहते हो, बड़ा डिफिनीशन लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिख सकते हो, कह सकते हो व्हेन ए ऑब्जेक्ट आर
moving situation, when a object in traveling, then the mass of that object and velocity of that object and their product is called momentum। इतना बड़ा घुमा फिरा के बातें कर सकते हो, लेकिन भाई मोमेंटम तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और जब तक वेलोसिटी नहीं होगी तब तक मोमेंटम आने वाला नहीं है। मतलब क्या है कि हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं, हमारी बॉडी टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं कर रही पोजीशन को, ना उसमें कोई वेलोसिटी आ रही है, तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो होपफुली आपको मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये बात आपको समझ में आ गया है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब आपको बताया था मैंने अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स की वैल्यू अगर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है तो ऑब्जेक्ट मोशन जरूर क्रिएट करेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहता हूँ कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में, इसका कुछ मास है m, और ये रेस्ट कंडीशन में इस पे जितना F1 फोर्स लग रहा है उतना F2 फोर्स लग रहा है ना। F1 और F2 फोर्स अगर मैं कहता हूँ, F1 और F2 फोर्स दोनों इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स मैंने बताया था, अगर मैं कहता हूँ ये 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। अगर ये 10 न्यूटन पॉजिटिव में जा रहा है, इसके अपोजिट की वजह से 10 न्यूटन क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको पता है कि F1 प्लस F2 होगा टोटल फोर्स एट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा? 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि F1 10 न्यूटन है, F2 कितना है आपका? 5 न्यूटन है, या F2 आपका 2 न्यूटन है, तो F1 प्लस F2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी आपका ये माइनस ही होगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ नेट वैल्यू कितनी आई? 8 न्यूटन आई, और वो भी कितनी आई? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब समझिए, अगर मैं कहता हूँ F1 और F2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब इस पर लगने वाले दो फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो हैं, लेकिन लगने वाला फोर्स की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका मास कितना है? m है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2। F1 लग रहा है 10 न्यूटन का, F2 लग रहा है आपका 2 न्यूटन का। टोटल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है वो F1 प्लस F2, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे F1 प्लस F2, तो F1 10 न्यूटन का है, F2 2 न्यूटन का। तो माइनस मैंने क्यों लगाया? ये माइनस साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। अगर आपका ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो 2 न्यूटन इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट के लिए हम लोग नेगेटिव साइन का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो जो मैंने नेगेटिव साइन यूज़ किया तो इधर को फोर्स लग रहा है, तो ये इधर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये -2 प्लस 10 आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? 8 न्यूटन पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा कि नहीं? आंसर बताइए। अगर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया है तो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी आई। जब बैलेंस फोर्स था तो मूव नहीं कर रहा था, कोई वेलोसिटी नहीं थी, कोई मोमेंटम नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब अनबैलेंस फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ मोशन हुआ, क्योंकि फोर्स का रिजल्ट ही क्या होता है? आपका मोशन होता है। जब अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो उस रेस्ट ऑब्जेक्ट में मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे मोशन होना स्टार्ट होता है, हमने अभी पढ़ा है कि जब कोई मूविंग बॉडी आपका मूव कर रही है तो उसके मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम आया कि नहीं आया? आया ना भाई, क्योंकि मोशन आया। और क्यों आया? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगा। तो देख लीजिए भाई, एक बात मैं बताता हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। सबसे पहला इसका स्टेटमेंट समझते हैं। ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब टाइम, टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज होना। पहले वेलोसिटी कुछ और थी, फिर वेलोसिटी कुछ और हो गई, और टाइम तो चेंज ही हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
अनबैलेंस फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटाया बढ़ाया, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम या ज़्यादा तभी करा जा सकता है जब उस ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस अनबैलेंस फोर्स लगे। अगर उस ऑब्जेक्ट पे हमेशा बैलेंस फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जिस वेलोसिटी से पहले था वही वेलोसिटी बाद में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है और उस पर लग रहा है एक बैलेंस फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट में कभी भी मोशन नहीं आएगा, और अगर मोशन नहीं आएगा तो मोमेंटम कभी भी नहीं होने वाला है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ वही बात कहता है जो पहले हम लोग पढ़ते आए हैं, जो पहले हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में पढ़ा है। कॉज ऑफ फोर्स इज मोशन, मोशन फोर्स का रिजल्ट ही मोशन है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो, आपके सामने चेयर है, उस पर फोर्स लगा के देखिए, चेयर अपनी जगह से मूव करेगा कि नहीं करेगा। आपके सामने एक फुटबॉल रखा, आप पैर से मारे, मूव करेगा कि नहीं करेगा। आपके सामने किसी ने बॉल फेंका, आपने उसको मारा तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी और आपने और तेजी से लगाया, सिक्स चला गया। आपने फील किया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से मोशन क्रिएट होता है, और वो फोर्स हमेशा अनबैलेंस होना चाहिए तभी मोशन क्रिएट होगा किसी रेस्टिंग बॉडी में। किसी मूविंग बॉडी के वेलोसिटी को तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम उस पे लगाने वाले फोर्स को अनबैलेंस रखें। अगर बैलेंस फोर्स है तो मूविंग बॉडी की जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में कोई भी चेंज आने वाली नहीं है। ये बातें तो हम पहले आपको बता चुके हैं। उसी बात को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ये क्या कहता है? ये बहुत सिंपल सी बात कहता है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to unbalanced फोर्स। और जिसने अभी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का, सपोज करो कोई ऐसा बच्चा इसमें बैठा हो क्लास में, जो क्या कर रहा हो, जिसने बैलेंस और अनबैलेंस का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको कुछ करना नहीं है, वो हमारे 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का एक छोटा सा लेक्चर है, उस लेक्चर को अटेंड करें। 100% आपको वहाँ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ में आएगा। ठीक है ना। और एक लाइन में मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। और बेटा अनबैलेंस फोर्स ही मोशन कॉज करता है। बैलेंस फोर्स कभी भी किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट नहीं कर सकता है। समझ गए कि नहीं? एक बार 100% इस बात को क्लियर कट समझ में आना चाहिए। तो ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स। अब जो बातें मैंने कही है इस बात को हम मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको बढ़िया से समझिएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक कार ले रखी है, कार ले रहा हूं, हमेशा कार ही लेता हूं, है ना। हमारे पास एक कार है, दिस इज द कार। ठीक, इस कार का मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। कार का मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे है। अब इस कार पे लगा, आपने धक्का मारा, इस पे लगा एक अनबैलेंस्ड फोर्स और ये कार इस पॉइंट से मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, बी पॉइंट पे पहुंचा है ना। ये कार है, कार, इस कार पे लगा अनबैलेंस्ड फोर्स। मास में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मास इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे अनबैलेंस फोर्स लगा इसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई? v हो गई। अब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा, उसकी वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम लगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? t कहते हैं। इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे, जब कार रुकी हुई थी और उस पर हम फोर्स लगाने जा रहे थे, तो इस कंडीशन में जो मोमेंटम होगा, आप देखिए क्या है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, जहाँ मोमेंटम में p1 कह लेता हूँ फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ 1 2 रखता हूँ तो थोड़ा और बेटा समझ में आएगा, 1 और 2। तो P1 कंडीशन में मोमेंटम क्या होगा बेटा? मोमेंटम होगा P1 इक्वल टू mu मास इंटू वेलोसिटी, एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स,
आप देख लीजिए यहाँ मोमेंटम क्या होगा। अगर यहाँ मोमेंटम हम लोग देखते हैं तो जब अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो वट एवर वेलोसिटी जो आपका रुकी हुई है, तो वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, इसके वेलोसिटी में चेंज होने वाला है। आप इसको करके देख सकते हो। आपके सामने एक चेयर रखा है, चेयर का मास m है, उसकी वेलोसिटी जीरो है क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है। जैसे आपने उस पर फोर्स लगाया, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और कुछ 1 2 3 सेकंड लगा उसकी वेलोसिटी को चेंज होने में। और यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। आप लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, समझो कि ऐसे इमेजिन करो एक कार है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक कार है सर, रुकी हुई है, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो आपके गांव के या शहर के 2 4 10 बच्चों को बुलाया गया और कहा भैया चलो इसको धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं। सबने किया होगा या सबने देखा होगा इस बात को। तो जब धक्का लगा के स्टार्ट किया गया तो क्या कार के मास में कोई चेंज आया? लेकिन कार में कुछ वेलोसिटी आ गई क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया। ऐसा नहीं है कि जितना फोर्स आप आगे की तरफ लगा रहे हो, कोई पीछे से, आप पीछे से लगा रहे हो उतना ही आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो कार में तो मोशन ही नहीं होगा, कार स्टार्ट ही नहीं होगी आपकी। तो आपने एक अनबैलेंस फोर्स जैसे कार में पुश किया, आपके कार में कुछ वेलोसिटी आई, मास तो वही रहा, समय कुछ चेंज हुआ। तो जब वेलोसिटी आई तो यहाँ कुछ जो वेलोसिटी थी उसका मोमेंटम ये था, यहाँ जो वेलोसिटी आई उसका मोमेंटम हम लोग देखते हैं। यहाँ जो वेलोसिटी आई P2 जो आया आपका मास इंटू वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, P2 इक्वल टू m इंटू वी। ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको ये बात अच्छी तरह से पता है। अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं इस कंडीशन में, अगर हमको फाइंड करना है चेंज ऑफ मोमेंटम, कुछ भी अगर हम चेंज फाइंड करते हैं बेटा, चेंज फाइंड करेंगे उसको डेल्टा पी, डेल्टा से डिनोट करते हैं। चेंज जैसे फाइंड करेंगे, जैसे अभी मेरे पास 10 रुपया है, 1 घंटे के बाद मेरे पास 30 रुपया हो गया, तो कितना चेंज हुआ? चेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, 30 माइनस 10, आपको पता है कि 20 रुपीज़ चेंज हुआ, हमने 20 रुपीज़ गेन किया। अगर मेरे पास 10 रुपया था और हो गया 5 रुपया, तो 5 माइनस 10, तो -5 आ जाएगा, -5 मतलब 5 रुपीज़ हमने लॉस किया। तो ये आप चेंज आसानी से फाइंड करते हैं। मोमेंटम का चेंज फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है। फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, फाइनल मोमेंटम है P2 और इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका P1। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, P2 माइनस P1। और P2 की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है, P2 की वैल्यू देख लीजिए भाई आई है, P2 की वैल्यू आई है m इंटू वी और P1 की वैल्यू आई है m इंटू यू। मतलब डेल्टा P इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम m इंटू वी माइनस m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आपका वेलोसिटी चेंज है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल। जब भी हम कुछ भी चेंज फाइंड करते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द चेंज। तो हमने ये चेंज फाइंड करने की कोशिश की। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपका मास कॉमन है, तो अगर मास कॉमन है तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। और ये मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम लगा है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, t कहते हैं। अब जो बात आपका न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, उसी बात को हम अच्छे से अप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है, कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का चेंज होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर कितना अनबैलेंस फोर्स लगा है। अगर मोमेंटम में बहुत चेंज आता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स लगा है। अगर मोमेंटम में बहुत कम चेंज आता है, इसका मतलब उसमें जो अनबैलेंस फोर्स लगा उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। कहने का मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, कह सकते हो कि फोर्स जो अनबैलेंस है, अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स एंड दिस इज द स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है। जिसको अभी नहीं समझ में आया मैं फिर से बताता हूँ बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम तभी क्रिएट किया जा सकता है जब हम उस ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगाएं। अगर हमारे पास एक कार था जो मैंने यहाँ रखा, उसका मास m था, उसकी वेलोसिटी u थी, इनिशियल कंडीशन में उसकी वेलोसिटी u थी, ये ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वेलोसिटी जो होगी जीरो ही होगी, आगे चल के देखेंगे भी, लेकिन हमने इसकी वेलोसिटी को u लिया। इस कंडीशन में अगर हम मोमेंटम फाइंड करेंगे तो मोमेंटम P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जैसे आपने उसको पुश किया उस ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन क्रिएट हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, ये u से क्या हो गई, v हो गई। वेलोसिटी चेंज होने में कुछ समय लगा होगा, 1-2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो जैसे इसकी वेलोसिटी चेंज हुई कुछ टाइम t पे, उसके पास जो नया मोमेंटम आया जिसको P2 कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी v आ गया। अगर आपको फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज, कितना चेंज हुआ है, तो हम फाइनल मोमेंटम माइनस क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मैंने कर रखा है। फाइनल मोमेंटम मतलब P2, इनिशियल मोमेंटम माइनस P1, तो P2 पता है m इंटू वी और P1 पता है m इंटू यू। इस तरह से अगर हम देखेंगे डेल्टा P इक्वल टू, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, और तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू, इन दोनों में मास कॉमन है 100%। मास तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है आपका 100%। वेलोसिटी कुछ भी चेंज हो जाए, मास नहीं चेंज होना है, तो ये मास आपका कॉमन हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। और टाइम क्या है लगा, इसको पूरा मोमेंटम चेंज होने में टाइम t लगा। इतना करने के बाद हम स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो कहता क्या है, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मीन्स टाइम, और अनबैलेंस्ड फोर्स F is directly proportional to change of momentum upon time taken, and this is the statement and there is the mathematical expression of Newton's second law of motion। समझ में आया आपको? इतनी बात 100% क्रिस्टल क्लियर है? अगर है तो हम आगे बढ़ते हैं और करते क्या है, इसी को हम यहाँ ऐसे मिटा देते हैं, ऊपर वाला स्टेटमेंट मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा सारी बातें। तो ये आपको मिलके तैयार हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हमको मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T। एंड डेल्टा P को हम लोग कहीं कहीं बुक में क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक में यही बात लिखी रहती है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक, सिंपल, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। 100% भाई आप इतना समझदार हो, हमारे बच्चे सारे समझदार हैं कि जब भी मोमेंटम चेंज होगा तो टाइम तो कुछ लगेगा ही लगेगा। जब आप पढ़ना स्टार्ट किए तो आपका मोमेंटम जीरो था क्योंकि आपको कुछ नहीं पता था। आफ्टर सम टाइम यू गॉट ए अनबैलेंस्ड फोर्स और सम वेलोसिटी आपके अंदर है, या आप देखिए आज के डेट में आपके पास बहुत बेहतरीन मोमेंटम है, आप अच्छी तरह से उस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हो जिंदगी के अंदर। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं बेटा और इक्वल का साइन लगाते हैं, तो आप समझिए जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा इक्वल का साइन लगेगा, उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, k कहते हैं। दिस इज द कांस्टेंट, और डेल्टा P अपॉन T। अब अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू कल को कभी फाइंड करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। यूनिटी मतलब 1 होगा। तो अगर हम किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है उस वैल्यू में कभी भी कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो आपको पता है कि आ जाएगा फॉर्मूला F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं और जब मिलेंगे तो आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ते हैं आप ध्यान से समझिए। अब देखिए F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T आया है। आपको पता है ये इक्वेशन जो मैंने बहुत पहले ड्राइव किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं।
और आप यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो आप यहाँ चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, पुट द डेल्टा पी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में डेल्टा पी की वैल्यू हम इसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैं ये सारी बातें मिटाता हूँ, केवल और केवल डेल्टा पी की वैल्यू को यहाँ रहने देता हूँ। और आपको पता है कि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, एम वी माइनस यू। तो डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताइए। आप खुद से देख लीजिए, समझदार हो आप। आपको पता है डेल्टा पी इक्वल टू एम वी माइनस यू, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगी। और जब यहाँ पे आएगी तो देखिए क्या होगा, ये होगा एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आपको मिलके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब आप याद करिए इसी क्लास के मोशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एसिलरेशन, जिसको कहते हैं एसिलरेशन। आप जब आप बाइक सब लोग चलाते हैं, बाइक चलाते देखा होगा, कहते हैं एसिलरेटर, जिसको एसिलरेट करते हैं। तो एसिलरेशन मीन्स होता क्या है, एसिलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आप एसिलरेट करते हो तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। आपने गाड़ी स्टार्ट की, गियर लगाया, एसिलरेटर पे हाथ रखा, क्लच को दबाया, धीरे धीरे छोड़ा, अब एसिलरेट कर रहे हो उसको, उसके वेलोसिटी को टाइम के साथ आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी माइनस मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपने मोशन में पढ़ा है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप ध्यान से देखिए, जो आपने ये फॉर्मूला फाइंड किया है एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टाइम टी, इसकी जगह पे पूरी इस वैल्यू को ये रख सकते हैं, रख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन है कि नहीं है, देख लो। जिसको नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझिए। ये सारा डेरिवेशन मैंने जो बताया आपने देखा, इसमें v माइनस यू अपॉन टी इतना पार्ट एक्सेलरेशन है कि नहीं, यहाँ से देख लो। आपने पहला चैप्टर मोशन पढ़ रखा है, जहां आपने एक्सेलरेशन को पढ़ा है। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यू गॉट दिस वैल्यू। और इस पूरी वैल्यू को हम, इस पूरी वैल्यू की जगह हम एक्सेलरेशन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बता। रखा जा सकता है। तो जब रखा जा सकता है तो देखिए क्या है, जब हम इसको रखेंगे तो f इक्वल टू क्या आएगा, m आएगा और साथ में a आएगा, m इंटू ए। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे खूब सारा पूछा जाता है। आगे इन फ्यूचर में जब भी फोर्स फाइंड करेंगे तो हम m इंटू ए ही फाइंड करते हैं। आपको पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में 100% कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आता है। और वही बात में निकल के आया, मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। F इक्वल टू एम ए, दिस इज द न्यू फार्मूला जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ अभी के अभी। और अब जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे या जब तक साइंस के टच में रहोगे, फोर्स को फाइंड करने का यही तरीका है। इसी फॉर्मूले से फाइंड करोगे। आगे चल के ये कितना बड़ा क्या बन जाता है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन फोर्स का जो बेसिक फार्मूला पहली बार आपने डराइव किया है वो F इक्वल टू क्या है, m इंटू ए। अगर हम इसके यूनिट पे बात करेंगे तो मास का यूनिट क्या होता है बेटा, मास का यूनिट होता है kg, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्योंकि इस सारी बातों को बताने वाला कौन है, न्यूटन है। इसीलिए हम फोर्स की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। एंड दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट कही थी आपने, जो स्टेटमेंट हमने बताया था, उसी के बेस पे हमने ये पूरा डेरिवेशन आपको बताया। तो होपफुली सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कल के लिए फिर से कल मिलेंगे आगे पढ़ने के लिए, आगे और सारी बात समझने के लिए। होपफुली आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।